मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो लगभग पूरा होने वाला है। पीछे जो लेसन है वो इकोलॉजिकल लेसन्स कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर नए नए जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखते रहें। और अभी तक जिन भी स्टूडेंटों ने DCI कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत उसको सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी ही आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है और नेक्स्ट सेशन जो है 12th क्लास का वो भी शुरू होने वाला है। इस क्लास में आज अपने ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके नीट एग्जाम के लिए, जेट वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक है इकोलॉजी का। इकोलॉजी एक टॉपिक है इकोसिस्टम के पिरामिड, पारितंत्र के पिरामिड। पारितंत्र जो पिरामिड है इस टॉपिक में से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे, समझेंगे। और इसके बाद अपन इस वीडियो में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पादकता। तो आज के इस वीडियो में अपन दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एक तो है पिरामिड और दूसरा टॉपिक रहेगा अपना उत्पादकता। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पिरामिड। पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के पिरामिड। इकोसिस्टम के पिरामिड सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने बताया। चार्ल्स एल्टन जो वैज्ञानिक था, उस चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पिरामिड को बताया। ठीक, तो एक वैज्ञानिक याद रखेंगे आप लोग सब, चार्ल्स एल्टन। अब देखो पिरामिड कैसे बनेंगे, क्या है पिरामिड। तो अपन ने लास्ट वीडियो में खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था। जब खाद्य श्रृंखलाएं बनती है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं खाद्य श्रृंखला बना रहा हूं, जैसे कि घास, घास को रैबिट खा रहा है, इसको फॉक्स और इसको लोई, तो ये बन गई एक खाद्य श्रृंखला। फिर इकोसिस्टम में भोजन ऊर्जा के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जैसे कि रैबिट घास पर डिपेंड है, फॉक्स इस पर डिपेंड है, लोई इस पर डिपेंड है। तो ये सब जीव जो है एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है और ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। अब इस खाद्य श्रृंखला में अपन अगर जीवों की संख्या, जीवों की संख्या या जीवभार या ऊर्जा के अंतराल का ग्राफीय निरूपण करें। समझे ध्यान से आप लोग। ये जो खाद्य श्रृंखला बनी अपने पास, अगर इस खाद्य श्रृंखला में अपन या तो जीवों की संख्या देख लें कि जैसे किसी भी मैदान के अंदर, जिस इकोसिस्टम की अपन बात कर रहे हैं, अगर वहां पर जैसे कि घास के पौधे हैं, सपोज करो 1 लाख, वहां पर 10 रैबिट है, वहां पर 2 फॉक्स से 1 लोई है। तो अगर अपन इस खाद्य श्रृंखला में जैसे यहां पर संख्या का अंतराल देखें, फिर इन दोनों में संख्या का अंतराल देखें, इन दोनों में देखें, तो ये जो अंतराल यहां पर आ रहा है, अगर इसका ग्राफीय निरूपण अपन करें तो ये ग्राफीय निरूपण ही क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। ठीक, जब भी अपन पिरामिड बनाते हैं तो इस पिरामिड के आधार पर उत्पादक रखे जाते हैं। आधार पर उत्पादक होते हैं, फिर उसके बाद शाकाहारी उपभोक्ता आते हैं और फिर आते हैं मांसाहारी उपभोक्ता।
यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो पिरामिड होता है तो पिरामिड के आधार पर कौन रखे जाएंगे? उत्पादक। फिर कौन आएंगे? शाकाहारी। और फिर आएंगे मांसाहारी। ठीक, इन्हें अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन पिरामिड की बात करेंगे तो शुरुआत उत्पादक से करेंगे। उत्पादक लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक स्वकोशी जीव उत्पादक कहलाते हैं और प्रकृति में या इकोसिस्टम में मुख्य जो उत्पादक है वो है हरे पादप। ठीक, तो जब भी अपन पिरामिड बनाएंगे तो पिरामिड के आधार पर हमेशा उत्पादक रखेंगे, फिर शाकाहारी और फिर मांसाहारी। ठीक, अब उत्पादक फिर शाकाहारी फिर मांसाहारी, तो इनके आधार पर पिरामिड सीधे भी बन सकते हैं और उल्टे भी बन सकते हैं। पिरामिड के जो प्रकार है, पिरामिड के जो प्रकार है तो पिरामिड के प्रकार होते हैं 3। एक तो है जैव संख्या का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड। दूसरा जो पिरामिड है वह है जैव भार का पिरामिड। और तीसरा जो पिरामिड है वह है ऊर्जा का पिरामिड। ठीक, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का पिरामिड, सबसे ज्यादा इजी भी है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और इसका एक ही आपको आंसर याद रखना है कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। ठीक, तो पिरामिड 3 तरह के हैं, जैव संख्या के पिरामिड है, जैव भार के पिरामिड है और ऊर्जा के पिरामिड है। इनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं जैव संख्या के पिरामिड। तो अपना टॉपिक है पहला जैव संख्या के पिरामिड। ठीक है, हाँ, जैव संख्या के पिरामिड। तो बच्चों जैव संख्या के पिरामिड, इसका मतलब यहां पर जो अपन खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर होंगे उनके बीच में संख्या का अंतराल देखेंगे। ठीक, तो यहां पर एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि जैसे घास स्थल इकोसिस्टम में। ठीक, घास स्थल इकोसिस्टम में अपन देखें तो घास स्थल इकोसिस्टम में अगर मैं खाद्य श्रृंखला बनाऊं तो भी अपन देख रहे घास को खाने वाले जैसे रैबिट, फॉक्स और लोरी। ठीक, अब देखो यहां पर मैं संख्या के पिरामिड की बात कर रहा हूं। तो अगर संख्या के पिरामिड देखें तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? घास के मैदान में घास के पौधों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। रैबिट कम होंगे, फॉक्स और भी कम होंगे संख्या में, और लोरी सबसे कम होगी। तो यहां पर आधार पर अपन किसको रखेंगे? आधार पर रखेंगे अपन उत्पादक। जैसे मान लो अपने पास उत्पादक जो है घास के पौधों की संख्या मान लो 1 लाख है। ठीक, फिर रेबिट की संख्या तो कम आएगी वहां पर। जैसे मान लो 20 रेबिट है, तो ये 20 रेबिट है तो इसका ग्राफ छोटा है। तो ये अपने पास क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर फॉक्स की संख्या और कम आएगी तो इसका ग्राफ और भी छोटा आएगा। ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया।
लोए उससे भी कम रहेंगे, तो ये ग्राफ से भी छोटा शीर्षस्थ उपभोक्ता बनेगा। ठीक, इसको मैं ट्रॉफिकल लेवल 1 बोल सकता हूं, इसको 2 बोल सकता हूं, इसको 3 और इसको 4। ये बन गया अपने घास स्थल इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड। इस प्रकार के जो पिरामिड होंगे इनको बोलेंगे सीधा पिरामिड। ये होगा सीधा पिरामिड। ठीक, अब अपन देखें जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड। दूसरा उदाहरण देखें, जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड। ठीक, तो देखो अब यहां की खाद्य श्रृंखला अपन देखें कि पादप प्लवक जो होते हैं, तो पादप प्लवक को खाते हैं जंतु प्लवक। ठीक, जंतु प्लवक को छोटी मछलियां और फिर छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां। ठीक है, अब यहां पर उत्पादक पादप प्लवक है, तो ये ट्रॉपिकल लेवल नंबर 1 हो गया, इसको 2 बोलेंगे, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब यहां पर अपन इस इकोसिस्टम में ये खाद्य श्रृंखला है, इसमें अगर अपन संख्या का पिरामिड बनाए तो आधार पर किसको रखेंगे? पादप प्लवक को सबसे ज्यादा होंगे, उसके बाद जंतु प्लवक उससे कम, छोटी मछलियां उससे कम और बड़ी मछलियां उससे भी कम। ठीक, ये जो पिरामिड बना ये भी सीधा पिरामिड कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? सीधा होगा। ये भी सीधा पिरामिड। ठीक, ये हो गया आपके जलीय पारितंत्र में। अब देख लेते हैं अपन वृक्ष पारितंत्र में। वृक्ष पारितंत्र में तो देखो, वृक्ष पारितंत्र में पहले अपन खाद्य श्रृंखला देखें, तो वृक्ष पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला बनती है तो उसमें वृक्ष पर पक्षी निर्भर है और पक्षी पर परजीवी होते हैं। यहां पर ये उत्पादक है T1, इसको अपन T2 और इसको अपन T3 बोलते हैं। अगर इस खाद्य श्रृंखला का अगर अपन संख्या का पिरामिड बनाए तो देखो, जैसे मान लो एक वृक्ष, इस एक वृक्ष पर सपोज करो 100 पक्षी निवास करते हैं और प्रत्येक पक्षी पर 10 परजीवी है, तो परजीवियों की संख्या 1000 होगी। अब आधार पर अपने वृक्ष की संख्या रखें तो वृक्ष की संख्या कम है तो ये छोटा ग्राफ बनेगा। फिर पक्षियों की संख्या बढ़ गई तो फिर ये ग्राफ भी बढ़ा जाएगा। और फिर देखो, परजीवी की संख्या और ज्यादा है तो ग्राफ और बढ़ा जाएगा। ये T1, ये T2, ये T3 और ये जो पिरामिड है ये है उल्टा। क्या बोलोगे इसको? उल्टा पिरामिड बोलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संख्या का जो पिरामिड है वो उल्टा आता है वृक्ष पारितंत्र के अंदर। तो अपने यहाँ पर संख्या के पिरामिड है उसमें घास स्थल का पिरामिड कैसा है? सीधा। जलीय पारितंत्र कैसा है? सीधा। और वृक्ष पारितंत्र कैसा है? उल्टा। ठीक, अब अपन देखते हैं जैव भार के पिरामिड। जैव भार के पिरामिड तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वह है जैव भार के पिरामिड। जैव भार की पिरामिड।
तो जीवभार की जो पिरामिड है इसमें घास स्थल का अगर अपन देखें, खाद्य श्रृंखला उसी टाइप से बनेगी। अगर अपन सबसे पहले घास स्थल का देखें तो घास स्थल में सीधा पिरामिड मिलेगा, ठीक। वृक्ष पारितंत्र में देखें तो वृक्ष पारितंत्र में भी सीधा पिरामिड मिलेगा। और अगर जलीय पारितंत्र में देखें, जलीय पारितंत्र में ये आएगा उल्टा पिरामिड। ये आपको याद है, ठीक। घास स्थल का और वृक्ष का तो सीधा आएगा और जलीय पारितंत्र कैसा आएगा, उल्टा। और नेक्स्ट है सी, ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड, तो बच्चों ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, ऑलवेज हमेशा सीधे मिलेंगे। आप कारण भी समझेंगे अपन उसका, क्यों। देखो, जब भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ऊर्जा प्रवाह के लिए लिंडेमैन का 10% का नियम, देखो इस वैज्ञानिक ने नियम दिया कि जब भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, 90% ऊर्जा वो जीव अपने गतिविधियों में खर्च करता है, उपापचय क्रियाओं में। इसका मतलब जैसे जैसे अपन खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे ऊर्जा में कमी आएगी। इस तरह से T1, T2, T3 और T4 ये आपका उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, शीर्षस्थ उपभोक्ता। यानी ऊर्जा सबसे कम शीर्षस्थ उपभोक्ता के पास होगी और सबसे ज्यादा किसके पास होगी, उत्पादक के पास। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे मिलेंगे और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब ऊर्जा स्थानांतरण होती है तो केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होगा, ठीक। तो ये आपके तीनों पिरामिड कंप्लीट हो गए, संख्या का, जीवभार का और ऊर्जा का। अब अपन यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, खड़ी फसल। स्टैंडिंग क्रॉप। देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, खड़ी फसल किसे कहेंगे, यानी कि किसी इकोसिस्टम में इकाई क्षेत्रफल में, सुनना ध्यान से, किसी इकोसिस्टम में इकाई क्षेत्रफल में एक निश्चित समयावधि में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वह खड़ी फसल है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को अपन जीवभार भी बोलेंगे। इसको अपन जीवभार बोलते हैं और इसको अपन बॉम्ब कैलोरी मीटर के द्वारा मापते हैं। बॉम्ब कैलोरी मीटर के द्वारा से मापा जाता है, ठीक। और दूसरा जो पॉइंट है अपना इसमें वो है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या है, किसी इकोसिस्टम में एक निश्चित क्षेत्रफल में इकाई समय में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा।
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। यानी ये तो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और ये है अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो ये अपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर थे और इसी के साथ आपका जो टॉपिक था इकोसिस्टम के पिरामिड ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें उत्पादकता। उत्पादकता के दो प्रकार हैं, एक तो प्राथमिक उत्पादकता है और दूसरी है द्वितीयक उत्पादकता। दो प्रकार हैं, प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। ठीक, सबसे पहले अपन यहां पर प्राथमिक उत्पादकता को समझते हैं। प्राथमिक उत्पादकता देखो, प्राथमिक उत्पादकता में सबसे पहले अपन ये समझें कि प्राथमिक उत्पादन क्या है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में इकाई क्षेत्रफल में निर्मित कार्बनिक पदार्थ या जैवभार उसके प्राथमिक उत्पादन को बताता है। समझो, निश्चित समयावधि में इकाई क्षेत्रफल में पादपों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ या जैवभार प्राथमिक उत्पादन कहलाता है। समझा? तो एक निश्चित समयावधि ले लिया अपन और एक इकाई क्षेत्रफल ले लिया। एक निश्चित क्षेत्रफल ले लिया, इकाई क्षेत्रफल, जैसे 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया, इकाई क्षेत्रफल हो गया। एक निश्चित समयावधि में वहां के जो पादप है उनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ या वो जैवभार जो है वही प्राथमिक उत्पादन है। इसे अपन भार या ऊर्जा में व्यक्त करते हैं। इसे अपन भार या ऊर्जा में व्यक्त करेंगे। अगर अपन भार में व्यक्त करेंगे तो इसका मात्रक रहेगा ग्राम मीटर इनवर्स टू, और ऊर्जा में व्यक्त करेंगे तो किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू इसका मात्रक रहेगा। ठीक, अब अपन देखते हैं कि उत्पादकता क्या है, प्राथमिक उत्पादकता क्या है। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ बन रहा है इसके निर्माण की दर ही प्राथमिक उत्पादकता है। इन्हें अपन कह सकते हैं कि ये प्राथमिक उत्पादन हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, तो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर भी प्राथमिक उत्पादकता है। ठीक, यहां पर अगर मात्रा की बात करें अपन, इसका मात्रा रहेगा ग्राम मीटर इनवर्स टू और ईयर इनवर्स, यानी कि एक वर्ष में इकाई समय ले लेंगे, इकाई क्षेत्रफल ले लिया, और इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल में कितना कार्बनिक पदार्थ बना। और ऊर्जा में व्यक्त करेंगे तो किलो कैलोरी
मीटर इनवर्स को y इनवर्स हो जाएगा। तो आप इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, भार में व्यक्त करेंगे इस तरह करेंगे और ऊर्जा में व्यक्त करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक, अब अपन देखें कि ये जो प्राथमिक उत्पादकता है, ये प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार की है और इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। दो प्राथमिक उत्पादकता को अपन दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो है जीपीपी और एक है एनपीपी। अब इसमें जीपीपी देखते हैं, इसको बोलेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता का मतलब है, सकल है टोटल, यानी अपन कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में पादपों द्वारा निर्मित कुल कार्बनिक पदार्थ, कुल कार्बनिक पदार्थ उसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता है। यानी कि कुल कार्बनिक पदार्थ पादपों ने जितना भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ बनाया है वो उसकी सकल प्राथमिक उत्पादकता है। अपन ये कह सकते हैं कि अभी पादपों ने जितना भोजन बनाया है टोटल, अभी उन्होंने खुद के भी काम में नहीं लिया, जितना बनाया वो टोटल सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है, यानी कुल प्रकाश संश्लेषण हो गया। ठीक, अब दूसरा है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, एनपीपी जो है उसका मतलब है जीपीपी माइनस श्वसन। जब ये पादप अपने लिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ बनाया था उसमें से श्वसन क्रिया करने के बाद शेष जो कार्बनिक पदार्थ बचेगा वो शेष बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएगा, एनपीपी कहलाएगा। और ये एनपीपी है, ये एनपीपी उपभोक्ता को प्राप्त होगा। जब उपभोक्ता पादपों खाएंगे तो उनको ये एनपीपी प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद में आती है द्वितीयक उत्पादकता। अब समझिए अपन की द्वितीयक उत्पादकता क्या है। देखो, द्वितीयक उत्पादकता का मतलब है कि विषम कोशियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ, विषम कोशियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ, विषम कोशियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ कहलाता है द्वितीयक उत्पादकता। यानी कि पादप जो है उनको उपभोक्ता खाएंगे तो विषम कोशी है और वो जो कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे उनके शरीर में वो द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। ठीक, और उसके बाद में अपन यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं। नोट है एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, नेट समुदाय उत्पादकता, नेट समुदाय उत्पादकता। नेट समुदाय उत्पादकता का मतलब है कि श्वसन क्रिया करने के बाद, श्वसन क्रिया करने के बाद उस समुदाय में बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ जो है, शेष जो कार्बनिक पदार्थ है वो कहलाता है एनसीपी। ठीक, तो एनसीपी क्या है, श्वसन क्रिया करने के बाद उस समुदाय में शेष बचा हुआ कार्बनिक पदार्थ एनसीपी कहलाता है। तो ये अपने उत्पादकता वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक दो बातें और आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे अधिक जो उत्पादकता होती है वो होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की। ठीक, जल के अंदर गहरी झील में सबसे कम उत्पादकता होती है और समुद्रों के अंदर जो कोरल रीफ्स होती है,
प्रवाल भित्तियां, वहां सबसे अधिक उत्पादित होती है। इसके अलावा समुद्रों के अंदर नाइट्रोजन सीमाकारी होता है और झीलों के अंदर फॉस्फोरस सीमाकारी होता है। ठीक, तो इसी के साथ अपन इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन ये समझेंगे कि इकोलॉजी का जो टॉपिक है इकोसिस्टम, उसके अपन ने बायोटिक और एबायोटिक दो भाग किए थे। तो बायोटिक कंप्लीट हो चुका है, अब अपन पढ़ेंगे एबायोटिक, जिसके अंदर अपन प्रकाश, इसके अलावा टेम्परेचर और सॉइल इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना बायो, और बायो के बाद बायोस्फीयर और फिर इकोलॉजी समाप्त हो जाएगी। फिर आगे अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। थैंक यू।